नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, छठी कक्षा के इतिहास विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और इतिहास विषय के अध्ययन के क्रम में हम आपके 11वें अध्याय जिसका नाम है संस्कृति और विज्ञान, तो इस अध्याय पे मैं पहले ही आपको 3 वीडियो उपलब्ध करा चुका हूँ और आपके समक्ष ये चौथा वीडियो है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन सी बातें हमें इस चैप्टर में जाननी है। तो बच्चों, आप अपने इतिहास पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 100 पे फोकस कीजिए। पृष्ठ संख्या 100। बच्चों, पेज नंबर 98 से लेकर 108 तक यानी कि कुल 11 पृष्ठों में आपका ये चैप्टर है और अभी आपको पेज नंबर 100 पे फोकस करना है। तो बच्चों, पेज नंबर 100 के सबसे अंतिम उद्धरण में सबसे लास्ट स्टेंजा में आप देखिएगा लिखा हुआ है लौह स्तंभ, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। तो बच्चों, उसके आगे पेज नंबर 101 पर एक तस्वीर भी बनी हुई है। देखिए, वही तस्वीर आपको यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये तस्वीर क्या है और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, ये आयरन पिलर है जो कि मेहरौली दिल्ली में है। यदि आपने कुतुब मीनार कैंपस को देखा होगा तो वहाँ पे आपको ये लोहे का स्तंभ नज़र आएगा जो कि 7.2 मीटर ऊंचा है और 3 टन से भी भारी है। बच्चों, ये लगभग 1500 साल पुराना स्तंभ है। आप कहेंगे कि सर 7.2 मीटर ऊंचा स्तंभ का होना या 3 टन अधिक भारी का होना या 1500 साल पुराना होना, ये कौन सी बड़ी बात है? तो बच्चों, ये बड़ी बात है। क्या है बड़ी बात, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि यह रस्ट रेसिस्टेंट कंपोजिशन से बना हुआ है, यानी कि इसमें जंग नहीं लगा आज तक। 1500 सालों से लेकर आज तक इसमें जंग का नहीं लगना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मेटलर्जी के क्षेत्र में आप यदि थोड़ा भी इसका ज्ञान रखते होंगे या नहीं भी रखते हैं तो जान लीजिए कि लोहे में जंग बहुत जल्दी लग जाता है और अच्छी से अच्छी चीज़ भी जो है वो खराब हो जाती है। लेकिन ये किस विधा से, किस प्रोसेस से ये लोहे का स्तंभ बना है कि आज 1500 वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कुतुब मीनार के कैंपस में ये लगा हुआ जरूर है, लेकिन इसे किसी मुस्लिम राजा ने नहीं लगवाया ना बनवाया है। ये 1500 साल पुराना है, जो कि अनुमान की लगाई जाती है कि ये गुप्त वंश के राजाओं के शासनकाल में ये लौह स्तंभ तैयार किया गया था और बाद में इसको मेहरौली में ले जाकर स्थापित किया गया है। ठीक है। तो कुतुब मीनार कैंपस में वो है जरूर, लेकिन शुरू में वो जहाँ जब बनाया गया होगा तो कुतुब कैंपस में ये नहीं होगा, है ना। तो बच्चों देखिए, ऊंचाई है 7.2 मीटर, वजन है 3 टन से कुछ ज़्यादा, निर्माण का समय है लगभग 1500 साल पहले ही मैंने आपको बता दिया कि यह रस्ट रेसिस्टेंट कंपोजिशन से बना हुआ है, इसमें जंग नहीं लगता और लगेगा भी नहीं। ठीक है बच्चों, आगे इसमें देखिए, इस पर एक अभिलेख खुदा है जिससे इसके निर्माण काल की जानकारी मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का वर्णन है। इतिहासकार इस शासक को गुप्त वंश का मानते हैं। तो बच्चों, इतिहास में यही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हम अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान से भी परिचित होते हैं। मतलब हमें इस बात का फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमारे यहाँ इस तरह की कुशलता थी कि हम ऐसा लोहा बना सकते थे जिसमें जंग नहीं लगता। लेकिन आज बच्चों ऐसा कोई लोहा नहीं बनता जिसमें जंग नहीं लगता। आज जो लोहा बनता है उसमें जंग लगता है ना। तो ये बड़ी बात है। बच्चों आगे बढ़ते हैं
और इमारतें, ये है बच्चों आपको पेज नंबर 101 पे। तो इमारतों के बारे में देखिए, यहाँ जो कुछ लिखी हुई है मैं उसे पढ़ता हूँ, आपको भी ध्यान से सुनना है। भारतीय इतिहास शिल्पकारों की कुशलता के नमूनों से भरा पड़ा है। बिल्कुल, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम यदि आप घूम जाएंगे समूचे भारत में, तो यहाँ ऐसे ऐसे शिल्प के नमूने हैं कि आपको लगेगा कि भारत का इतिहास इतना समृद्ध कैसे है ना। तो चलिए, विभिन्न प्रकार के स्तूप, मंदिर तथा इमारतें इसके उदाहरण हैं। है ना। आप सोचेंगे स्तूप क्या था, मंदिर तो आप जानते हैं, लेकिन स्तूप जो होता है ना वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है टीला, है ना। स्तूप के आकार भिन्न होते हैं, लेकिन सभी स्तूपों के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। इन डिब्बों में बुद्ध माने गौतम बुद्ध या उनके शिष्यों के शरीर के अवशेष, हड्डी, राख, दांत या उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली कोई वस्तु या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते थे। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। तो बच्चों अब हम लोग सीधे चलते हैं मंदिरों के बारे में, मंदिरों को देखते हैं ना। तो इमारतों के क्रम में देखिए, पहले हमारा मुख्य जो हेडिंग था वो था इमारतें, और इमारतों के अंतर्गत हम लोग देखेंगे मंदिरों को। उसके बाद हम लोग स्तूप के बारे में भी जानेंगे। तो मंदिरों को जानने के क्रम में हम लोग जो है भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों को देखेंगे। देखिए, प्राचीन काल में कई मंदिरों का निर्माण हुआ था। गया का बौद्ध मंदिर, बच्चों देखिए ये बोध गया का बौद्ध मंदिर है ना। उसके बाद है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, माउंट आबू जो राजस्थान में है वहाँ का तेजपाल मंदिर, इसको दिलवाड़ा का मंदिर भी बोलते हैं। उसके बाद है खजुराहो का महादेव मंदिर, बच्चों ये मध्य प्रदेश में है। और यह है तंजौर, यानी कि यह है आपको कर्नाटक में तंजौर का शिव मंदिर इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो बच्चों ये सब हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं और इन पे हमें गर्व होना चाहिए। तो ये चीज़ें बच्चों हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि जिस शैली में बनी है और जितनी गुणवत्ता से बनी है उतनी गुणवत्ता से बनाना आज बहुत मुश्किल काम है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारा विज्ञान जो है वो विगत में बहुत आगे था और हमारा आर्किटेक्चर, हमारा शिल्प आज से भी बेहतर था पहले, है ना। आगे देखिए, पहाड़ी को काटकर गुफा के रूप में बनाया जाता था। इन गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों से सजाया जाता था। उस समय उत्तर भारत में मंदिर निर्माण के लिए नागर शैली थी और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली थी। तो बच्चों इन मंदिरों को जो आप देखेंगे तो इन मंदिरों में आपको दो प्रकार नजर आएंगे। जो उत्तर भारत के जो मंदिर होते थे वो नागर शैली में, और दक्षिण भारत की जो मंदिर निर्माण शैली है उसको द्रविड़ शैली बोलते हैं। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं। तो जो उत्तर भारत के मंदिरों की तुलना में दक्षिण भारत के मंदिर की ऊंचाई भी ज़्यादा होती थी और उसमें गोपुरम होता था, यानी कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्वागत द्वार का होना दक्षिण भारत में जरूरी होता है। आप दक्षिण भारत के किसी भी मंदिर में चले जाएं, विशेष करके कर्नाटक राज्य में मीनाक्षी मंदिर इत्यादि जो भी मंदिर हैं दक्षिण भारत में, तंजौर का मंदिर, उसमें गोपुरम आपको देखने को मिलेगा, यानी कि स्वागत द्वार, है ना। और उसमें ऊंचाई भी ज़्यादा होती थी दक्षिण भारत के मंदिरों में। बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक होता है गर्भगृह, जो मंदिर का जो सबसे ऊंचा जो गुंबद होता है, गुंबद नहीं कहना होगा, कि जो मंदिर का वह भाग जो सबसे ऊंचाई वाला होता है उसके ठीक नीचे भगवान की मूर्ति होती है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं गर्भगृह, ठीक है। तो गर्भगृह मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था, गर्भगृह कहलाता था। ये समझे होंगे बच्चों। अभी हम लोग हैं पेज नंबर 102 पे। अब चलिए हम लोग देखते हैं स्तूप तथा मंदिर का निर्माण कैसे होता था। तो बच्चों देखिए, पहले यहां देख लीजिए सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश। बच्चों ये जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन, है ना, एकदम बीचों बीच। आप देखिए ये मध्य प्रदेश का नक्शा है और इस नक्शे में आप रायसेन जिले को देख सकते हैं। ये भोपाल से बिल्कुल सटा हुआ है, भोपाल विदिशा है ना, उससे सटा हुआ है रायसेन।
वहीं पे है ये सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप में क्या खासियत है बच्चों, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह भोपाल से 46 किलोमीटर और बेसनगर विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ स्थित सांची स्तूप दुनिया भर में मशहूर है। बच्चों वास्तव में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। किसको? सांची के स्तूप को। देखिए इस तस्वीर को आप ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ये है सांची, है ना, सांची का स्तूप। ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। देखिए बच्चों, यह एक बौद्ध स्मारक है और दुनिया की बेहतरीन ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इतिहास के पन्नों के हिसाब से यह बेहद कीमती है। यूनेस्को ने साल 1989 में 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। इस स्तूप का व्यास 36.5 मीटर माने यानी कि 36.5 मीटर और ऊंचाई लगभग 21.64 मीटर यानी 22 मीटर ऊंचा है। तो ये काफ़ी अधिक ऊंचा हुआ और काफ़ी बड़ा इसका व्यास भी हुआ। विश्व भर में इस फेमस स्मारक के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हर साल देश विदेश से लाखों लोग इसे देखने के लिए आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे ऐतिहासिक यदि धरोहर के रूप में यदि हम देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यह बौद्ध धर्म को मान चुके सम्राट अशोक की विरासत से है, इसलिए इसे बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा जाता है। अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में, 3री सदी ईसा पूर्व का मतलब होता है बच्चों अभी सन 2021 चल रहा है ना, तो सन 2021 से और 300 साल पीछे आप चले जाएं, यानी जब से ईस्वी सन की हम काउंटिंग कर रहे हैं उससे 300 साल आप पीछे चले जाएं, यानी लगभग 2300 साल पुराना यह स्तूप है। ठीक है, तो यह बौद्ध धर्म को मान चुके सम्राट अशोक की विरासत से है, इसलिए इसे बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा जाता है। अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में इसे बौद्ध अध्ययन और शिक्षा के केंद्र के तौर पर बनवाया था। तो बच्चों काफ़ी कुछ बताया मैंने आपको इस सांची के स्तूप के बारे में। आप अपने टेक्स्ट बुक को भी आप ध्यान से देखिए, इसमें जो जो बातें हैं उनको आपको पढ़ना है। तो चलिए पेज नंबर 102 पे देखिए। स्तूप एवं मंदिरों के निर्माण में कई चरण होते थे, यानी कि फेज होते थे। सबसे पहले अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढना एवं खोद कर निकालना, इसके बाद पत्थरों को निर्धारित स्थान पर पहुंचाना, पत्थरों को काट छांट कर तराशना, उनका खंबा बनाना या चौखट बनाना या छत का आकार देना, है ना। तो इस काम में बच्चों काफ़ी धन लगता था और इतना ज़्यादा धन कोई राजा या रानी ही लगा सकते थे। कोई आम व्यक्ति तो इतना बड़ा मंदिर नहीं बनवा सकता था। मंदिरों में आने वाले भक्तों के उपहार तथा अन्य लोगों के द्वारा दिए गए भेंट से इमारत की सजावट की जाती थी। उनके द्वारा उनके नाम खंभों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे मिलते हैं। तो हम लोग आज भी देखते हैं बच्चों इन चीज़ों को कि जैसे कोई भी बड़ी मंदिर बनती है या कोई छोटी मंदिर ही बनती है तो वहाँ जो लोग पैसा डोनेट करते हैं ना, तो उनका नाम जो है कम से कम शिलालेख के रूप में वहाँ पत्थरों पे जड़ दिया जाता है, वहाँ पे लिख दिया जाता है। तो ये प्राचीन परंपरा है, ये होता ही रहता है, हर जगह है ये चीज़, मतलब जो लोग उसमें डोनेट करते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अजंता की चित्रकला, है ना। तो अजंता की चित्रकला को बच्चों हम लोग 5वें वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इस चौथे वीडियो में बच्चों हम लोगों ने सांची के स्तूप के बारे में विस्तार से जान लिया और इसके बाद बच्चों हम लोगों ने भारत के कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में जाना और ये भी जाना कि जो भारत में जो मंदिर हैं वो 2 शैली में हैं। एक उत्तर भारत के मंदिर जो नागर शैली में है और दक्षिण भारत के शैली जो है मंदिर है वो द्रविड़ शैली में है। तो बच्चों ये तंजौर का मंदिर, ये खजुराहो यानी मध्य प्रदेश का मंदिर, ये दिलवाड़ा का मंदिर, माउंट आबू ये जैन मंदिर है बच्चों, है ना। भगवान आदिनाथ और नेमिनाथ जी के नाम पे ये मंदिर बना हुआ है दिलवाड़ा में, माउंट आबू जो कि दक्षिणी राजस्थान में है ना। और ये तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, तो हमारे झारखंड राज्य से बहुत नज़दीक है, तो शायद आपने देखा भी हो भुवनेश्वर में।
और ये बोध गया का मंदिर हमारा पड़ोसी राज्य बिहार है ना, वहाँ पे है ये मंदिर। तो बोध गया का मंदिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बच्चों ये हो गया जिसको हम लोग आयरन पिलर ऑफ दिल्ली बोलते हैं। तो बच्चों मुख्य बात ये होती है कि हम लोग जब इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमारा जो है रुचि जगना चाहिए। तो रुचि जगने के लिए विशेष करके चित्रों का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों जब आप उन चीज़ों को साक्षात देखेंगे तो और भी आप में रुचि जगेगी। तो आप कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों को आप यूट्यूब पे खुद से देखने के लिए, या अपने अध्यापक को कहिएगा कि सर यूट्यूब में मुझे ये चीज़ देखना है, आप सर उसका मार्गदर्शन कीजिए। तो इससे आपकी समझ और भी ज़्यादा विकसित होगी। जिन चीज़ों को मैं अभी बोल रहा हूँ हो सकता है कि उसके महत्व को अभी आप ना समझें, लेकिन जब उन चीज़ों को साक्षात देखेंगे तो उन चीज़ों के महत्व को और भी बेहतर से समझेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस चौथे वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और आपको 5वें वीडियो का इंतजार करना है। 5वें वीडियो में इस 11वें अध्याय के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं से मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।